नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स के टीचिंग मेथड और टीचिंग मेथड में आज अपनी क्लास नंबर 22 से, जो कि आज की अपनी ये फाइनल क्लास होगी। टीचिंग मेथड मैथ्स की फाइनल क्लास 22 क्लासों के अंतर्गत आपके टीचिंग मेथड कंप्लीट। ठीक है, तो ये आज लास्ट क्लास है आपकी, तो इसको आनंद के साथ पढ़ें। आज मैथ्स के टीचिंग मेथड का आपके फेयरवेल है। ओके, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास कंप्लीट कर लें और उसके बाद में मैं आपको आवश्यक दिशा निर्देश बता दूंगा कि आगे का आपको काम कैसे करना है, क्या करना है। अपना कोर्स है वो आज पूरा हो चुका है टीचिंग मेथड्स का। ठीक है, अभी हो जाएगा कुछ ही पलों में, तो ये मैं आगे आपको बता दूंगा कि भाई किस प्रकार से अब आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। और बाकी इसी क्लास के साथ आपकी टीचिंग मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट है। कहीं मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी दूसरे चैनल पर, ना किसी दूसरी बुक पर। इतना पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक एक वीडियो को दो बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जितने पेपर सोल्व कर लेना उसके बाद। देखो, अब आज हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिस शिक्षण में उपचार किया जाता है। अब उपचार किसका करेंगे? जो कमियां रह गई है उन कमियों का क्या करेंगे? हम उपचार करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो जैसे सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले किसी बच्चे का उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि उसने क्या क्या सीखा है और कहाँ कहाँ कमियां हैं। फिर उन कमियों की प्रकृति कैसी है, ये चीज़ निदानात्मक परीक्षण में देखी जाती है। क्या कमी है, कहाँ कमी है, कैसी कमी है, ये सब देखा जाता है निदानात्मक परीक्षण में। और पूरा स्वरूप निर्धारित होने के बाद में इस कमी का निवारण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, तो ये चीज होती है। उपचारात्मक एक परीक्षण नहीं है, बल्कि उपचारात्मक एक शिक्षण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ये एक शिक्षण प्रक्रिया है। और इसमें क्या किया जाता है? अधिगम में जो रिक्तियां रही है उसको पूर्ण किया जाता है। अधिगम रिक्तियों को पूर्ण किया जाता है। अधिगम रिक्तियों को पूरा किया जाता है या पूर्ण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। ओके विद्यार्थियों, तो ये चीज है। अब देखिए, अब हम इसको थ्योरी में पढ़ लेंगे। देखो, उपचारात्मक शिक्षण सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न, सामान्य शिक्षण से ये भिन्न है और ऐसी एक विशेष शिक्षण योजना है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा कि उपचारात्मक शिक्षण है, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? एक विशेष शिक्षण योजना है जिसमें निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों एवं परामर्शों के आधार पर, मतलब निदानात्मक परीक्षण से जो भी हमको डाटा प्राप्त होता है, जो भी निष्कर्ष और परामर्श प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर शैक्षिक दुर्बलता के क्षेत्रों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार होता है वो कौन होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक पुटअप होगा कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, तो वो होगा निदानात्मक परीक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण को लेकर भी अलग अलग परिभाषाएं आई है, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको हम ध्यान में रखते हैं। तो देखो, ब्लेयर, जेम्स तथा सिम्पसन ने क्या कहा? ब्लेयर, जेम्स और सिम्पसन ने कहा, उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में ऐसा उत्तम शिक्षण है जो छात्रों की वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है तथा सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनकी कमजोरी के क्षेत्रों में और अधिक योग्य बनाने की दिशा में अग्रसर करता है। अर्थात उनमें जो कमजोरी रह गई है उनको बड़े ही मोटिवेशनल प्रोसेस में उन कमियों को क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कंप्लीट किया जाता है। अब देखिए, आगे है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। तो अब उपचारात्मक शिक्षण कहाँ कहाँ चाहिए हो सकता है, कि कहाँ कहाँ ऐसी संभावना हो सकती है जहां उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो। तो देखो, छोटी क्लासों के बच्चे हैं तो वाचन में उनको उपचारात्मक शिक्षण चाहिए हो सकता है कि वाचन में उनको दिक्कत आ रही हो, तो वहां पर उनको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत पड़े यदि वो ढंग से उच्चारण वाचन ना करें। हो सकता है कि उनका लेखन कार्य अच्छा ना हो, तो फिर उनको लेखन में उपचारात्मक शिक्षण देने की जरूरत पड़ेगी। वाचन में, उच्चारण में हो सकता है कि उनकी भाषा व्याकरण कमजोर हो, गणित में उनका गणनात्मक क्षेत्र कमजोर हो। तो इन चीजों में क्या किया जाता है? इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? एक बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये चीज है। अब उपचारात्मक शिक्षण योजना, तो उपचारात्मक शिक्षण योजना क्या है, किस प्रकार से? तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण योजना में एक ये है अनुवर्ग शिक्षण। इसमें क्या किया जाता है?
इसमें विद्यार्थियों की समस्याओं त्रुटियों के आधार पर छोटे छोटे समूह में शिक्षण करवाया जाता है। जैसे विद्यार्थियों को जो त्रुटियां वगैरह आ रही है तो उनके छोटे छोटे समूह बना लेंगे कि अच्छा देखो ये उपचारात्मक शिक्षण की योजना है, इनके अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। तो पहली हम पढ़ रहे हैं, पहली है आपके अनुवर्ग शिक्षण। तो इसमें क्या किया जाता है भाई, विद्यार्थियों की समस्याओं त्रुटियों के आधार पर छोटे छोटे झुंड बना लेंगे, 4-4 5-5 के ग्रुप बना लेंगे कि भाई अच्छा आपके इस प्रकार की त्रुटि आ रही है तो सेम त्रुटि के ग्रुप बना लेते हैं। वाचन में त्रुटि आ रही है, इन 8 बालकों इनका ग्रुप बना लिया और फिर उन 8 बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक छात्र संबंध इसमें दृढ़ होते हैं। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। शिक्षक छात्र संबंध दृढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि उनको व्यक्तिगत शिक्षण करवाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है, कमजोर बालकों होशियार बालकों उन सबको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुवर्ग शिक्षण में समूह में शिक्षण करवाया जाता है, ग्रुप्स बना लेते हैं कमजोरी के आधार पर। नंबर 2 है स्वामित्व अधिगम। इसमें क्या होता है, तो स्वामित्व अधिगम के प्रतिपादक कौन है? बीएस ब्लूम। तो अब आपके बात एक दिमाग में आएगी, क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन देखो, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की योजना है, तो ये 4 उपचारात्मक शिक्षण की योजना है। स्वामित्व अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये यहां से क्वेश्चन पुटअप हो गया, स्वामित्व अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। आगे बात समझ में, तो यह चीज है यहाँ पर ये क्वेश्चन। अब देखो, इसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लिया जाता है और प्रत्येक इकाई में उपलब्धि स्तर 80 से 85%। ठीक है, और अनुदेशन उद्देश्यों को लिखा जाता है कि भाई किस उद्देश्य को हमको प्राप्त करना है, और पुनर्बलन तथा पुनर्शिक्षण करवाया जाता है। बार बार बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और अगेन एंड अगेन पढ़ाया जाता है, और उनका उपलब्धि स्तर जब तक 80 से 85% तक नहीं हो जाता तब तक उनको मतलब ऐसे पुनर्शिक्षण करवाया जाता है, ताकि उनको क्या कर दिया जाए, उन बाकी जो सामान्य बालक हैं उनके लेवल के बराबर लेके आया जा सके। तो अब आपसे पूछेंगे कि स्वामित्व अधिगम में विषय वस्तु को किस प्रकार पढ़ाया जाता है? तो विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाया जाता है स्वामित्व अधिगम में। ठीक है, अगला है शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन। तो ये नॉर्मन क्राउडर इसके प्रतिपादक है। तो ये यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? तो नॉर्मन क्राउडर। और बालकों द्वारा की गई त्रुटियों का कारण स्पष्ट करते हुए उपचारात्मक पद होते हैं इसमें। तो बिल्कुल ये जब हमने आपको अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ाया था तो बिल्कुल बताया था कि जैसे देखो ऐसे फ्रेम होते हैं बने हुए और इनकी शाखाएं होती है, इसलिए इनको शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होती है, एक चीज और बताई थी उस समय कि शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन में निदान और उपचार की व्यवस्था होती है। ये बीच वाले होते हैं वो शिक्षण पद होते हैं। शिक्षण पद का मतलब होता है कि इनमें शिक्षण कार्य करवाया जाता है और शिक्षण में कोई गलत जैसे वो अनुक्रिया करता है बच्चा तो उसकी गलती का कारण बताया जाता है और वहां पर उसका निवारण भी उपस्थित रहता है कि भाई इसका सही आंसर ये होगा। ये शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, तो आप भी उन वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। आगे होता है समायोजन प्रविधियों का प्रयोग। तो समायोजन प्रविधियां मतलब भावनात्मक, संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याओं को दूर किया जाता है और बच्चों का क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है। जैसे भाई भावनात्मक रूप से कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, संवेगात्मक रूप से वो स्थिर नहीं है और उसके में मोटिवेशन की कमी है, तो इन समस्याओं को दूर किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उपचारात्मक शिक्षण में निम्न बिंदुओं को योजना में महत्व दिया जाना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में किन चीजों को महत्व दिया जाना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण में अवधारणाओं का जो परिचय है वो आज्ञानात्मक पद्धतियों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो अवधारणाएं हैं, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं विद्यार्थियों। देखो कोई भी कंसेप्ट है जब हम उसको आज्ञानात्मक पद्धति से समझाते हैं तो वो क्या होता है कि जड़ से क्लियर हो जाता है, बच्चा उसकी उत्पत्ति को समझ जाता है कि इसकी उस उत्पत्ति वगैरह किस प्रकार से है। आई बात समझ में? तो कोई भी अवधारणाओं का आपको परिचय करवाना हो फर्स्ट टाइम तो बच्चों को हमेशा आगमनात्मक पद्धति से ही समझाओ। और कोई बच्चे की कोई अधिगम में त्रुटि रह गई है और वापस उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे हो तो भी आगमनात्मक पद्धति का अधिक से अधिक आपको उपयोग करना चाहिए। आगे है नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, अर्थात अधिक का अधिक सर्वदृश्य सामग्रियों, चित्र, चार्ट, मॉडल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये अवधारणाओं पर अच्छी समझ विकसित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मूर्त शिक्षण का मतलब होता है जो चीज उनको रियल, एकदम रियल लाके उनको दिखाओ, मॉडल दिखाओ। पृथ्वी के बारे में बता रहे हो तो ग्लोब लेके आओ। ठीक है, चार्ट, चित्र, मॉडल का खूब प्रयोग करो।
इससे बच्चों की एक ठोस समझ विकसित होगी, ठोस समझ विकसित हो जाएगी कंसेप्ट पर, और वो ज्ञान है वो लंबे समय तक उनके दिमाग में बना रहेगा और अवधारणाएं भी उनके जड़ से क्लियर हो जाएगी। नंबर 3, छात्र छात्र अंतःक्रियाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना। कि भाई छात्र छात्र अंतःक्रियाओं का मतलब है कि लर्नर लर्नर इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो इसको अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मानना है, एक फैक्ट है मनोवैज्ञानिकों का कि लर्नर टीचर अर्थात छात्र अध्यापक जो इंटरेक्शन होता है उसमें बच्चे 20% सीखते हैं। बाकी जो लर्नर लर्नर इंटरेक्शन होता है ग्रुप डिस्कशन से 70% सीखते हैं। और लर्नर मटेरियल, जब बच्चा खुद मटेरियल को पढ़ता है तो 10% अधिगम होता है। इस प्रकार टोटल 100% अधिगम होता है। तो अब देख लो, जो लर्नर लर्नर है वो इंटरेक्शन मतलब छात्र छात्र अंतःक्रिया अर्थात ग्रुप डिस्कशन कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको भी, और जो प्रशासनिक सेवाओं वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, एक तो जो इंटरेस्ट पैदा होता है, दूसरा ज्ञान है वो ऐसे जीवित दिखाई देता है उस इंटरेक्शन के टाइम। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ अपने आसपास ही घटित हो रहा है, मोटिवेशन भी मिलता है। देखो, शैक्षिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों को आगे की पंक्तियों में बिठाया जाना चाहिए, ठीक है, कमजोर विद्यार्थियों को आगे बिठाओ, और बालकों को उनको त्रुटियों पर नहीं डांटा जाए, और त्रुटियों को अधिगम का आधार मानते हैं कि भाई त्रुटियां तो अधिगम का आधार है, त्रुटियां नहीं करेगा बच्चा सीखेगा कैसे। बच्चा त्रुटियों के माध्यम से सीखता है, और बालकों को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, मतलब त्रुटियों को सकारात्मक वे में लेना चाहिए। नंबर 6, बालकों को अधिकाधिक क्रियात्मक प्रायोगिक कार्यों को करने का अवसर दिया जाना चाहिए, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, ताकि बच्चा करके सीखे। और जब बच्चा है वो अधिकाधिक जो क्रियात्मक या प्रायोगिक कार्य करता है, क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य करता है, तो बच्चा क्या करता है, इन प्रायोगिक कार्यों के माध्यम से बच्चे की अच्छी समझ विकसित होती है, ठोस समझ विकसित होती है, ज्ञान स्थायी रहता है। और जब बच्चा करके सीखता है तो उसमें कौशलात्मक जो गुणों का भी उसमें क्या होता है, विकास होता है, और उसमें एक आत्मविश्वास भी जागृत होता है। इसके अलावा बच्चे ने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके अंदर, अर्थात जो सैद्धांतिक ज्ञान है, तो उस सैद्धांतिक ज्ञान की भी क्रियात्मक पुष्टि हो जाती है। सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि भी बोल सकते हो आप इसे। ओके, आगे देखो, अब है ये उपचारात्मक शिक्षण टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे है अपना कि प्रतिभाशाली तथा पिछड़े बालकों के लिए गणित। तो देखो, प्रतिभाशाली बालक सामान्य तौर पर 140 प्लस IQ वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं। तो सिम्पसन तथा ल्यूकिंग ने कहा, प्रतिभाशाली बालक वे है जिनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र श्रेष्ठ होता है। वे उन कार्यों को सफलतापूर्वक कर लेते हैं जिनमें तुलनात्मक रूप से उच्च बौद्धिक विचारशीलता अथवा सृजनात्मक कल्पना अथवा दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनका तंत्रिका तंत्र तो श्रेष्ठ होता है, मतलब दिमाग है वो हाईली शार्प्ड होता है, और वे उन कार्यों को आराम से कर लेते हैं जिन कार्यों को करने में बहुत ही उच्च बुद्धि की आवश्यकता हो, उच्च सृजनात्मक कल्पना की आवश्यकता हो, उन कार्यों को भी प्रतिभाशाली बालक आसानी से कर लेते हैं। अब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण क्या है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए बनाई गई योजना को क्षमता संवर्धन योजना कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पुटअप है यहाँ से कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाई जाने वाली जो पाठ योजना है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्षमता संवर्धन योजना के नाम से। सामान्य शिक्षण योजना से भिन्न इस शिक्षण योजना में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण में गणित के उच्चतर उद्देश्यों को सर्वाधिक दृष्टिगत रखा जाता है। अर्थात इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट ऐड करते हैं, ऐसा कंटेंट ऐड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता महसूस की जाती हो, ठीक है, और गणित के उच्चतर उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। इस शिक्षण में योजना में निम्न बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। इसमें विशेष पाठ्यक्रम का समावेश किया जाता है क्षमता संवर्धन योजना में, ठीक है, विशेष पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे। और पाठ्यक्रम के साथ साथ जो विशेष संदर्भ पुस्तकें, जो अदर रेफरेंस बुक आती है, वो भी बच्चों को बोलते हैं कि भाई इनका भी आप अध्ययन करो, तथा संदर्भ सामग्री का प्रयोग होता है। और विशेष शिक्षण व्यू रचनाओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो स्पेशल जो आपकी जो ये विशेष शिक्षण व्यू रचनाओं का मतलब होता है कि जो विशेष मेथड होते हैं पढ़ाने के, जो शिक्षण विधियां होती है, तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सोचने समझने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उनका मानसिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो।
और विशिष्ट शिक्षण विद्या कौन सी काम में ली जाती है, तो इनको ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि और वाद विवाद आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि उनके सोचने समझने का दायरा बढ़े। और चिंतन स्तर के प्रश्नों का अधिक समावेश करते हैं, ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जिसमें चिंतन की आवश्यकता पड़े, तथा बंद अंत वाले प्रश्नों के स्थान पर मुक्त अंत वाले प्रश्नों को शामिल करना। अर्थात बंद अंत वाले प्रश्न ये होते हैं जिसमें कि भाई कोई भी क्वेश्चन लिया और उसका सूत्र लिखते ही उत्तर आ गया 1/2, या फिर ये एबीसीडी वाले, ये बंद अंत वाले। और खुले अंत वाले ऐसे होते हैं कि जैसे बच्चों को बोल दिया कि त्रिभुज की ज्यामिति व्याख्या कीजिए, ये खुले अंत वाला प्रश्न है, बच्चा खूब वर्णन करो। नंबर 6, स्वतंत्र कार्यों को अधिक प्रोत्साहित करना, मतलब उन पर ज्यादा बंदिश नहीं लगानी चाहिए, वो जैसा कर रहे हैं उनको बस परामर्श उपलब्ध करवा दो और उनकी आप हेल्प कर सकते हो, बाकी रोका टोकी नहीं करनी है। सह शैक्षिक गतिविधियों का अधिक आयोजन करना तथा उनमें गणितीय गतिविधियों को स्थान देना, मतलब गणित की पहेलियां, तो वो उनका प्रयोग करना, गणित की पहेलियों का, पजल्स वगैरह, और उनको सोल्व करने के लिए दो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। योग्य तथा दल शिक्षकों से ही गणित शिक्षण कराना, मतलब एक तो हाईली क्वालिफाइड टीचर या फिर टीम टीचिंग कराओ, जैसे 3-4 टीचर मिलकर एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षण करवाना चाहिए उन प्रतिभाशाली बालकों को। और उनको गृह कार्य दो तो वो भी चिंतन स्तर का, हाई लेवल का, और ऐसा दो सृजनात्मक स्तर का गणितीय कार्य देना चाहिए बच्चों को, ताकि उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़े। ठीक है, ऐसा गृह कार्य देना चाहिए। आगे है गणितीय क्विज, सेमिनार, वेबिनार, गणितीय परिचर्चाओं आदि का अधिक आयोजन करवाना चाहिए ताकि उन बच्चों की क्षमता का पोषण हो। अब अगले आते हैं विमंदित, पिछड़े या स्लो लर्नर। तो क्या होते हैं कि जो विमंदित पिछड़े बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि तो नहीं बोल सकते, ऐसे मान लो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, बहुत धीमी गति से सीखते हैं। तो सामान्य तौर पर कक्षा समूह में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो गणित अधिगम की दृष्टि से पिछड़े और अत्यंत पिछड़े होते हैं। और टर्मन के अनुसार ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 70 से 90 होती है। और गणित शिक्षण के दृष्टिकोण से इन विद्यार्थियों के लिए बुनियादी दक्षता पर आधारित शिक्षण योजना बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होगा कि विमंदित बालकों के लिए जो शिक्षण योजना बनाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बुनियादी दक्षता पर आधारित शिक्षण योजना के नाम से। और ऐसे विद्यार्थियों के लिए गणित शिक्षण योजना में निम्न बिंदु लिए जाते हैं। तो अब इनके लिए शिक्षण योजना बनाओ तो किस चीज़ का ध्यान रखोगे? नंबर 1, गणित के संकेतों, गणित के प्रतीकों, गणित के चिन्हों आदि का उचित ज्ञान कराना बच्चों को। ये इनकी बेसिक चीज़ें तो क्लियर करो पहले। उनकी मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, इनका उनको प्रैक्टिस कराओ इन संक्रियाओं पर। गणितीय अवधारणाओं को उन्हें आगमन विधि जैसी सरल विधियों के माध्यम से पढ़ाओ ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ठोस समझ विकसित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणनात्मक कौशलों के विकास के लिए पर्याप्त अभ्यास कार्य कराओ। मतलब गणनात्मक कौशल होते हैं कि वो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो काउंटिंग वगैरह जो कैलकुलेटिव जो पोर्शन है, कैलकुलेटिव पोर्शन होता है कैलकुलेशन वाला, तो उसका बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कराओ। और बालकों के गणितीय अधिगम में अवरोधकों की पहचान करना, मतलब ढूंढो कि उनको गणित में आखिर समस्या आ कहाँ रही है। दशमलव पढ़ने में समस्या आ रही है, या भिन्नों का जोड़ बाकी नहीं आता, या फिर घातों को सोल्व करना नहीं आता, या फिर पॉइंटों के जो जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं वो नहीं आ रहे। उनके अधिगम अवरोधक कहाँ हैं उनको पहचानना चाहिए। ठीक है। और नंबर 6, गणितीय समस्याओं के हल में की जाने वाली त्रुटियों को महत्व देना तथा बालकों को डांटने के स्थान पर पुनर्बलन देना, अर्थात उनको प्रोत्साहित करना है, डांटना नहीं है। और उनके गणित की जो समस्याओं को हल की जाने वाली जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को महत्व दो। जब वो क्वेश्चन सोल्व करता है तब क्या क्या त्रुटियां करता है, उन त्रुटियों पर आपको गौर रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित विषय के प्रति पूर्वाग्रह। तो गणित विषय के प्रति पूर्वाग्रह क्या होते हैं कि गणित एक कठिन विषय है, आप तो गणित सीख ही नहीं सकते, गणित आपके बस का नहीं है। इनको समाप्त करना है तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का बच्चों में विकास करना है। और क्या करना है मंदबुद्धि बालकों के लिए, विमंदित बालकों के लिए, तो इनको रोचकपूर्ण तरीके से गणित पढ़ाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इनको गणित की पहेलियां वगैरह समझाओ। गणित के जो रोचक पहलू हैं उनसे इनको क्या कराओ, परिचित कराओ, तथा गणित अधिगम में जो निरस्ता है उसको दूर करो। ये बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से आपको क्लास में हंसी मजाक के साथ पढ़ाना है ताकि उनको गणित एक सरस विषय लगे, निरस नहीं लगे। गणित शिक्षण के दौरान बालकों की रुचियों, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं आदि को दृष्टिगत रखना चाहिए। बिल्कुल उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी एबिलिटी कितनी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए विशेष तौर पर।
10वां है गणितीय अवधारणाओं को गणितीय अधिगम सामग्री जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग करके समझाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, चित्र, चार्ट, मॉडल वगैरह दिखाकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं ना, तो समझने में थोड़ी आसानी रहती है और उनके दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है कि अच्छा त्रिभुज ऐसे, मॉडल ऐसे, गोला ऐसे, गनगना वैसे। तो ये चीज़ होती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आपने आज की क्लास है वो कंप्लीट है और इसमें जितना कंटेंट पढ़ाया वो कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और व्हाट्सएप पर नंबर भी उसमें दे रखे हैं। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट है वो उस पर सेंड करना है ताकि हम आपको ऐड कर सकें पीडीएफ वाली जगह पर। और आज की क्लास के साथ ही इसी क्लास की 22 नंबर की जो ये क्लास थी, इसके साथ ही आपके टीचिंग मेथड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं जड़ से। अब हम शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का जो टाइम है वो आप बता देना, शाम वाला मत बताना क्योंकि शाम को 9 बजे से अपने जीके का लाइव टेस्ट चलता है अभी रोज। यदि आप उसमें उपस्थित नहीं होते हो तो जरूर से जरूर उपस्थित होया करो और प्ले लिस्ट में टेस्ट सेव हैं ऑफलाइन, आप उनको भी जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और 1 से लेकर 50 टेस्ट होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है वो 50 होंगे। प्रत्येक टेस्ट में जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 15 होगी। सारे के सारे टेस्ट गणित शिक्षण विधियों के जो पिछले सालों में आए हुए जो प्रश्न हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। CET 8 DSSS पता नहीं कहाँ ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी मैथ शिक्षण विधियों का काम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, उनमें आए हुए सभी 50 × 15 750 मक्खन क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो इस टेस्ट में आप इस टेस्ट, और ये सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट है वो पूर्णतया निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूर्णतया निःशुल्क है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि ये जो पीडीएफ आप रोज आपको पीडीएफ टुकड़ों में मिलती है, यदि आप गणित शिक्षण विधियों की एक ही पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, गणित शिक्षण विधियों की सिंगल पीडीएफ की एक ही पीडीएफ मिले जिसमें पूरी गणित शिक्षण विधियां हो, तो आपको इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना होगा। और इस पीडीएफ का हम थोड़ा बहुत चार्ज रखेंगे, बहुत नॉर्मल चार्ज, मतलब लगभग 20 रुपये चार्ज रखेंगे। ठीक है, तो अब आप देख लो 20 रुपये में आपको पूरी शिक्षण विधियां के, देखो एक जो पूरे के पूरे नोट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको 50 टेस्ट मिल रहे हैं क्योंकि टेस्ट भी तो पूर्णतः फ्री हैं, तो वो भी इसी 20 रुपये में शामिल। पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। तो अब बाकी क्या बच्चे की जान लोगे। ठीक है, 20 रुपये में और क्या मिल सकता है। तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो 20 रुपये कुछ ज़्यादा कोई खास बड़ी रकम भी नहीं है। ठीक है, तो और ये आपके देखो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगा हुआ है, वो माँ सरस्वती अपना कभी ऋण उधार नहीं रखती है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिएगा और अपनी तैयारी को धार लगाइए। और वरना आप यदि ये 20 रुपये भी नहीं देना चाहते तो सब निःशुल्क है ना, 50 टेस्ट फ्री हैं, वीडियो लेक्चर फ्री हैं और पीडीएफ है वो टुकड़ों में तो फ्री है। तो आप इन नंबर पर मैसेज करके बाकी आप अदर जानकारी भी ले सकते हैं। आपने इतने दिन तक पढ़ा, आपको कैसा लगा, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये टीचिंग मेथड्स हैं तो इनको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप आदि जगह शेयर कीजिएगा ताकि जो कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास बुक्स तक के मतलब पैसे नहीं हैं तो उन तक ये चीज़ पहुंचे। तो आपका बहुत भला होगा इस चीज़ में और आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने में हेल्प भी कर पाएंगे इस प्रकार से लिंक शेयर करके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ और सबके साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जीके वाला, तो वो भी प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो कक्षाएं भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।